हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम मॉक टेस्ट थर्ड की बात करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें आपको। कम्युनिटी पर जो क्वेश्चंस मैं डालता हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने वीडियो में डाले गए क्वेश्चन हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब भी वो क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व करें तो आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, उसके प्रति थोड़ा सेंसियर लेवल रखें, उसको समझें क्वेश्चन को कि क्या आप इसमें सही ऑप्शन लगाने की पूरी एलिजिबिलिटी लगा सकते हैं, अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज़, जब उसको आप क्लिक करते हैं, अगर परसेंटेज हायर में आपका ऑप्शन नहीं आता है और आपको लगता है कि आपका ऑप्शन सही है तो कमेंट में देखें। मोस्ट ऑफ द केसेज में मैं कमेंट में लिख देता हूँ सही आंसर। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो उसको गूगल करके देखें। कोई भी क्वेश्चन, मैं 50-60 क्वेश्चन तो डालता नहीं हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं किसी दिन गैप हो जाता है। तो वो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़िएगा कतई नहीं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन विंटर ओलंपिक का पूछा था तो 57 to 58% लोगों ने चाइना आंसर दिया, जबकि विंटर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा टैली में जो मेडल्स में है वो नॉर्वे है। 37 मेडल मिले हैं, जबकि उसको 2018 में 39 मेडल मिले थे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन नॉर्वे 37 मेडल होगा। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। फिलहाल मॉक टेस्ट थर्ड की यहाँ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस की हमेशा मांग रही भारत में, कई बार मांग रखी गई। सबसे पहले जो डिमांड रखी गई थी डोमिनियन स्टेटस की, वो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा रखी गई थी। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। अपनी नेहरू रिपोर्ट में भी 1928 में जो उसमें भी मांग रखी गई डोमिनियन स्टेटस की। फिर लॉर्ड इरविन ने एक प्रपोजल दिया था 1929 में डोमिनियन स्टेटस के लिए, जिसको कांग्रेसियों ने नकार दिया था। खैर, फिलहाल यहाँ करेक्ट ऑप्शन सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड। ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा आसफ अली बड़ी फेमस एजुकेशनिस्ट थी और उन्होंने जो मुंबई में एक टैंक मैदान है उसमें झंडा लेकर उन्होंने ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में, उसमें पार्टिसिपेट किया था। पूछ दिया जाता है कि झंडे को लेकर फहराना जो टैंक मैदान है बॉम्बे में, वो किसके द्वारा किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो भी अरुणा आसिफ अली होगा। ये क्वेश्चन पीसीएस में 7 से 8 बार पूछा गया है अब तक, जितनी बार पीसीएस प्री हुआ है उसमें। तो अरुणा आसिफ अली इज एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। लेट्स मूव द फर्दर। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म समाज, इंटेलेक्चुअल्स अपोजिंग द कस्टम ऑफ सती। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि मिली थी, या राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी, वो अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय ने दी थी। ये शाह आलम द्वितीय के बेटे थे, शाह आलम द्वितीय के बेटे थे। ये द्वितीय जो शब्द का था, ये अंतिम मुगल सम्राट थे द्वितीय फॉर्मेट में। और इसके अलावा बहादुर शाह जफर इन्हीं का बेटा था, अकबर द्वितीय का बेटा बहादुर शाह जफर था। और राजा उपाधि इन्होंने एक लालच पॉइंट ऑफ व्यू में दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरी हालत कर दी थी, तो उसके लिए इन्होंने ब्रिटेन दूत के रूप में राम मोहन राय को भेजा था कि वहाँ पर जाइए, हमारी मांग रखिए कि हमारे पास आर्थिक स्थितियाँ खराब है, हमारा पक्ष रखिए जाके। लेकिन अंतोगत्वा वो बात उनकी मानी नहीं गई थी। फिर भी राम मोहन राय को सम्मान देने के लिए उन्होंने राजा की उपाधि दी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अकबर द्वितीय होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम मित्र पार्क एंड चूज द करेक्ट वंस। ऑप्शंस नहीं, स्टेटमेंट हैं इसमें। पहले, अक्टूबर 2021 में सेंट्रल कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी पीएम मित्र पार्क को इस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ मित्र शब्द का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। दूसरा स्टेटमेंट है, इन बजट 2021-22 रुपीज 445 करोड़ हैज़ बीन अलॉटेड एज ए टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 7 सच पीएम मित्र पार्क। 7 पीएम मित्र पार्क बनने की इजाज़त मिली है, ये सही है। नंबर 2, अक्टूबर 2021 में ही इस पे सहमति दी गई, ये भी सही है। लेकिन जो करोड़ रुपीज लिखा है ये है 4445, 4445 करोड़ रुपए अलॉटेड किए गए हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आएगा ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट इसका ऑप्शन आएगा। लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन पीरियड ऑफ विजयालय राजराजा प्रथम राजेंद्र कुलोटुंगा। ये क्वेश्चन 2 बार यूपीपीएससी एई में पूछा गया है, घुमा फिरा के। एक बार पूछा गया था कि राजराजा प्रथम ने जो बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था वो कहाँ सिचुएटेड है, थंजावुर में। अब बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर कहाँ, किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो राजराजा प्रथम। तो ये क्वेश्चन इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज सेड दैट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी।
ऑप्शन से पी रॉबर्ट्स, जस्टिन मैकार्थी, एच.जी. रॉलिंसन, जेम्स आउथराम। हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी के तहत ये 1857 रिवॉल्यूशन हुआ है, ऐसा कथन जेम्स आउटराम का था। इसके अलावा 1857 से रिलेटेड एक दो हमने इंपॉर्टेंट कथन और शामिल किए हैं, जैसे वार अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ये रीज का है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबरियंस, ये आर होम्स ने कहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2021 योगी आदित्यनाथ लॉन्चेज ए न्यू ट्रांसपेरेंट कंपोजिट सिलेंडर, दिस सिलेंडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाई। ये ट्रांसपेरेंट कंपोजिट सिलेंडर नवंबर 2021, 1 नवंबर शायद 2021 को लॉन्च किया गया था। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? ONGC, IOCL, बोथ या नन ऑफ द अबव। इसकी मैन्युफैक्चरिंग IOCL कंपनी के द्वारा की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी दियाज वेयर लिट ऑन द ओकेजन ऑफ 5th दीपोत्सव इन अयोध्या टू क्रिएट वर्ल्ड हिस्ट्री। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस दीपोत्सव में इतने दिए जलाए गए अयोध्या में? वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तो 5th हो जाएगा। 5th दीपोत्सव में इतने दिए जलाए गए, ये कौन सी जगह थी जिससे वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट हुई? इन उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या हो जाएगा। दियों की संख्या कितनी थी? 7, 9, 10, 11 में। करेक्ट ऑप्शन है 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड हिस्ट्री बनाई गई 5th दीपोत्सव इन अयोध्या। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू लीड्स 2021 रिपोर्ट विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहले तो लीड्स का मतलब क्या है? लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये 2021 रिपोर्ट पूछ दिया जाए कि लीड्स 2021 रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा रिलीज की गई, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा की गई। करंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। अगर स्वतंत्र प्रभार राज्य स्तर पर बात की जाए, जो राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं अदर देन कैबिनेट होते हैं, उसमें अनुप्रिया पटेल हैं, रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसमें जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कई स्केल पे, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें फर्स्ट रैंक आई है गुजरात की। अगर वो पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की कितनी रैंक आई है, तो उत्तर प्रदेश की 6th रैंक आई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गुजरात। लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ BHU वाराणसी। वाइस चांसलर मतलब कुलपति, चांसलर मतलब कुलाधिपति। तो वाइस चांसलर ऑफ BHU वाराणसी भी चर्चा में रहे थे। उन्होंने कोई इफ्तार रोजा पार्टी BHU के अंदर दी थी, तो थोड़ी सी उनकी बुराई आलोचना की थी तथाकथित जो वहाँ पे लोग थे, तो वो चर्चा में भी रहे थे। वाइस चांसलर BHU वाराणसी, ऑप्शन से गिरधर मालवीय, सुधीर कुमार जैन, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, राकेश वार्ष्णेय। गिरधर मालवीय जो हैं वो कुलाधिपति हैं, जबकि वाइस चांसलर की अगर बात करें तो वाइस चांसलर हैं सुधीर कुमार जैन। अगर पूछा जाए कि सुधीर कुमार जैन हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ BHU हैज़ बीन द डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूट, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, तो IIT गांधीनगर के डायरेक्टर थे इसके पहले, वाइस चांसलर बनने से पहले IIT गांधीनगर के डायरेक्टर थे। करेक्ट ऑप्शन होगा सुधीर कुमार जैन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। CR दास यानी चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, S सुब्रमण्यम अय्यर, BG तिलक। एनी बेसेंट और BG तिलक तो आप लोग जानते ही हैं। S सुब्रमण्यम अय्यर का भी इसमें योगदान रहा था। चित्तरंजन दास का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, और आपके सामने मैच द कॉलम है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट, ये करेक्ट है। दुर्गादास ने जो बुक लिखी थी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी करेक्ट है। अगला है, के आजिज ने बुक लिखी थी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बिल्कुल नहीं। के आजिज एक पाकिस्तानी लेखक हैं और द मर्डरर ऑफ हिस्ट्री करके इनकी एक बुक फेमस रही है। ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो बुक लिखी थी, ये राफिक जकारिया ने लिखी थी। ये राफिक जकारिया ने बुक लिखी थी। ये एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के आथर कौन है, तो राफिक जकारिया। मौलाना अबुल कलाम ने तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी ही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा के आजिज सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आपके सामने घटनाएं दे दी जाएंगी, उसका ऑर्डर पूछ दिया जाएगा, और ये इसमें से फेमस हैं, स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट और क्रिप्स मिशन। इनकी डेट अगर आपको पता है तो आप आराम से मैच करा लेंगे। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को माना जाता है, तो 12 मार्च 1930 ये हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को माना जाता है, तो हम इसमें अगस्त लिखे दे रहे हैं। महीने का तो फंसेगा नहीं, मोस्टली ये नहीं फंसेगा कि सेम महीने में अगर कोई घटना हुई है, महीने का डिफरेंस रहेगा, ईयर सेम हो सकते हैं। जैसे क्रिप्स मिशन भी 1942 में था, लेकिन ये मार्च 1942 में था।
अब बात केवल फंसती है इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहले तो इंडिविजुअल सत्याग्रह इज रिलेटेड टू विनोबा भावे, और अगर इसके ईयर की बात करें तो ये अक्टूबर 1940 है। तो ये ईयर तो बिल्कुल मैच किसी से कर नहीं रहा, तो अक्टूबर भी इंपॉर्टेंस उतनी रखेगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सबसे पहले वो वाली घटना रखो जो पहले हुई है। तो सबसे पहले घटना हो गई सिविल डिसोबीडियंस, मतलब फर्स्ट नंबर पे पहली हो गई, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। उसके बाद 1940 यानी 2 नंबर वाली हो गई, तो ये दोनों अब भी जीवित हैं। उसके बाद मार्च आएगा, ना कि अगस्त आएगा, तो 4 आ जाएगी। 1 2 4 3 करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। आई होप चीज़ क्लियर है। किप्स मिशन इज हैपेंड इन मार्च 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट हैपेंस इन अगस्त 1942। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउथ इंडियन स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स नावल पावर। चालुक्य, चोल साम्राज्य या चालुक्य साम्राज्य या होयसल साम्राज्य, नावल पावर से रिलेटेड था साउथ इंडियन स्टेट चोल साम्राज्य। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस हैज बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 किसे दिया गया? ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा जोनस, सुष्मिता सेन, श्रद्धा कपूर। इसका करेक्ट ऑप्शन है सुष्मिता सेन को ये अवार्ड, वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 जनवरी में संभवतः दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाय विच नेम ए 100-day रीडिंग कैंपेन ऑन जनवरी 1 2022 वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एक 100 दिन का रीडिंग कैंपेन चलाया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जिसका उद्घाटन भी किया गया। उसकी थीम क्या थी? पढ़े भारत, पढ़ेगा इंडिया, स्टडी एंड राइट, पढ़े वो लिखो। पढ़े भारत इसकी थीम थी, जो 100-day रीडिंग कैंपेन चलाएगी जनवरी 1 2022 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 हैज बीन गिवन टू जानेमन मलान, विराट कोहली, बाबर आजम, नन ऑफ द अबव। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव है तो बिल्कुल सही है, नन ऑफ द अबव है, क्योंकि जो रूट को मिला है। और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन डाला, क्योंकि आपको ये मन में बैठ जाता है कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं हो सकता है। जिन क्वेश्चंस को आप जानते हैं उसमें तो आप टिक जाएंगे कि हाँ यहाँ नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि जो रूट इसका आंसर है, जिनका मतलब क्रिकेट में रुचि है, नहीं तो आप इन्हीं 3 में कोई ना कोई लगाकर चले आएंगे। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन को हमेशा इग्नोर नहीं करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन की डेप्थ को भी समझते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी समझते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रूट होगा नन ऑफ द अबव। अगर वनडे की बात की जाती तो बाबर आजम होता, और वुमेन्स में स्मृति मंधाना है। इस तरीके से हमने एक दिन ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, आईसीसी से रिलेटेड जो अवार्ड है, किसी वीडियो में बताया भी था। तो यहाँ फिलहाल करेक्ट ऑप्शन जो रूट होगा तो उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा। लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया? उर्जित पटेल, डी सुब्बराव, सुब्रमण्यम स्वामी, विमल जालान। ये बुक सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट पुमोरी? पहले तो माउंट पुमोरी कहाँ है? ये नेपाल में है, माउंट पुमोरी नेपाल में है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह की थी, प्रियंका मोहिते, इन्होंने भी माउंट अन्नपूर्णा की फतह की थी, बलजीत कौर इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिन्होंने माउंट पुमोरी पर फर्स्ट इंडियन वुमेन बनने का ताज, एक तरीके से फर्स्ट इंडियन वुमेन बनने का ताज ग्रहण किया है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रियंका मोहिते जो थी माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ी थी, उनको अवार्ड मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बलजीत कौर हो जाएगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट पुमोरी विच इज सिचुएटेड इन द नेपाल एंड इट्स हाइट इज 7700 समथिंग। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2022? ऑप्शंस हैं ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, हाँ ये 2022 की है। वैल्यूइंग वाटर की बात करें तो 2021 की है। रिस्टोर अवर अर्थ की बात करें तो ये वर्ल्ड अर्थ डे जो होता है उसके लिए है, रिस्टोर अवर अर्थ 2021 की। 2022 की बात करें तो इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट है। ये दोनों वर्ल्ड अर्थ डे से संबंधित हैं, ऊपर वाली वर्ल्ड वाटर डे से संबंधित हैं। आपको कमेंट बॉक्स में 3 चीज़ें बतानी है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, और एक पुस्तक आई थी सनराइज ओवर अयोध्या, उसके लेखक कौन है। 3 चीज़ें बतानी है। व्हेन वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, व्हेन वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनराइज ओवर अयोध्या। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि बता देना थोड़ा आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। जीएस का सिलेबस बहुत लार्ज है और इसमें से क्वेश्चन फंस जाएं ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन हाँ जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, वैरायटी आप लगा लेंगे, तो वहाँ पे आपको जज करना आसान हो जाएगा।
इसके अलावा इसमें बैठने वाले लोग हल्के फुल्के नहीं होते। यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वाकांक्षी एग्ज़ाम है। इसमें वो भी बंदा बैठना चाहता है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसे लगता है फाइनेंशियली यहाँ पर हम स्टेबल हो जाएंगे, और ये बात सही है। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करके जो बच्चे 5 साल में इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करते हैं, वही चीज़ यूपीपीएससी एई में 5 साल में आप एई बनने के बाद खुद को कर लेंगे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और एक बात, अभी मेरे स्टूडेंट से ही बात हुई, वो फिलहाल आईटी रुड़की से एमटेक कर रहा है। उसका कहना है कि आपने जीएस हिंदी में जो चीज़ें की हैं, इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ेगा। तो मैंने कहा इससे दिक्कत क्या है आपको? उसने कहा दिक्कत कुछ नहीं है, फिर भी सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी सिविल अच्छी है। तो मुझे लगता है कि उसकी बात से मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना निकाल रहा हूँ कि जीएस हिंदी पर ध्यान देना आपका सही है, लेकिन टेक्निकल पोर्शन पे भी नज़र गढ़ाए रखिए। और टेक्निकल पोर्शन में जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे, वही आपकी सबसे बड़ी लीड होगी। जीएस हिंदी में तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, आप क्या पढ़ कर गए। हिंदी में तो मान के चलते हैं कि जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उससे चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल आगे वीडियो मिनिमम आएंगे, मिनिमम का मतलब जो भी चीज़ें आएंगी बहुत क्वालिटी वाली आएंगी। हिंदी का मुझे लगता है एक वीडियो बहुत अच्छा आना ज़रूरी है, जो मैं जल्द ही डाल दूँगा। और एक वीडियो आपका जीएस से रिलेटेड जिसमें जो टॉपिक छूट गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिछली बार पूछे गए थे क्वेश्चन, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि फिर से एग्रीकल्चर रिपीट हो जाए, या एग्रीकल्चर के ऑप्शन में वो जनरल साइंस के ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस, उनको कंबाइन करके एक वीडियो, और जनरल हिंदी का वो वीडियो जो कम से कम 50 हिंदी के क्वेश्चन ऐसे कवर करे जो आपको दुविधा क्रिएट करें, जो आपको परेशानी क्रिएट करें, उनको कंबाइन करके 2 वीडियो तो कंपलसरी आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के पहले ही। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, और इस बात का ख्याल रखिए कि प्रिपरेशन जो हो वो किसी निगेटिव माइंडसेट से ना करिए। जो भी पेपर आएगा उसको फेस किया जाएगा, अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए और कवर अप करके चलिए। कवर अप का मतलब ये होता है कि एक दिन में आपको इतने सारे सब्जेक्ट देने होते हैं, वहाँ पे मैटर करता है कि आपकी मेमोरी कैसे काम करती है। तो अब आदत ये बनाइए कि एक दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट आप टेक्निकल के ज़रूर पलटें, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने 12 से 14 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके मैदान में होते हैं। और ये सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है लास्ट की डेज में, जो आप कर सकते हैं कि एक दिन में 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, लेकिन 5 से 6 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, उनके फार्मूले जरूर रिवाइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।